हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस, फॉल्स जो डोमेस्टिक वायलेंस केस है उससे जो है स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने जा रहा हूं कि आप जो है उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे जो है आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस पूरी तरह आपके फेवर में आ सकता है और ये केस आप बिल्कुल जीत सकते हैं। तो मैं ये थोड़ी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी आज बताने जा रहा हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मेरी तरफ से आपको डेली रिसर्च मिले, ऑलमोस्ट डेली मैं आपको मेल्स भेजूंगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप कर सकते हैं सब्सक्राइब तो अभी कीजिए वो सब्सक्राइब, और आपको जो है डेली मेरी तरफ से अपडेट आते रहेंगे आपको डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड रिसर्च मेरी तरफ से। अब देखिए, मैं अब वीडियो जो है शुरू कर रहा हूँ। वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है आप डोमेस्टिक वायलेंस का, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर हुआ है तो आपको क्या क्या बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या पॉइंट्स आप ले सकते हो इस केस में, तो वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है रजिस्टर होगा, आपको नोटिस इशू होगा, आपके और आपके परिवार वालों को नोटिस इशू होगा। सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट जो है पूरी पढ़नी है और अलग अलग जो आपके रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड, सिस्टर, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबको इम्प्लीकेट किया होगा या फादर इन लॉ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप की जो वाइफ है वो इनके साथ कभी रही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप कभी इस्टेब्लिश किया है। सेक्शन 2S ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर तो ये चीज़ नहीं है कि साथ ही नहीं रहते थे, आपका भाई कहीं बाहर रहता था, आपका जो है सिस्टर वो मैरिड है, वो कहीं और रह रही है, तब आप सीधा सीधा उनकी जो है डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं या फिर समनिंग ऑर्डर को ही आप ऊपर वाले कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो दोनों काम जो है आप कर सकते हैं जैसे ही आपको ये नोटिस मिलता है। फिर एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चेक करनी है, वो ये है कि आपको जो है जुरिस्डिक्शन चेक करनी है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्र अधिकार। अब डीवी केस में क्षेत्र अधिकार 3 तरीकों से होता है। एक तो वाइफ जो है जहां रह रही है वहां पे, या वाइफ जो है टेम्परेरी उसने शेल्टर लिया है वहां पे, या फिर वो जहां पे काम करती है वहां पे, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरली क्या होता है, वाइफ कहीं पे भी अपने जो है चॉइस पे जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने चॉइस पे वो केस डाल देती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जुरिस्डिक्शन का कि जनाब यहाँ पे तो ये रिजाइड ही नहीं करती है, टेम्परेरी भी रिजाइड नहीं करती है, तो क्षेत्राधिकार ही नहीं है कंप्लेंट को एंटरटेन करने का। अगर आपका जुरिस्डिक्शन पे केस नहीं बनता है तो आपको ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा जुरिस्डिक्शन का भी। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका कि रिप्लाई का। आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए जो आपके फेवर में है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, जो जो आपको पहले एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स बनानी पड़ेंगी। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो पे भी बात किया था, मैं फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ। तो आपको जो है लिस्ट ऑफ डेट्स और इवेंट्स अपनी बनानी पड़ेगी और उससे रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, सारी चीज़ें जो है आपको कोर्ट के समक्ष जो है रखनी होंगी। जैसे ही आप ये कर देंगे, आपने जो है अपना केस जो है पुटअप कर दिया और विद एविडेंस आपने पुटअप किया अपनी साइड की स्टोरी। फिर आपका केस जो है कोर्ट उसके लिए लगाएगा इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट के लिए। इसके लिए इनकम एफिडेविट दोनों पार्टीज का कोर्ट मंगवाता है, रजनीश वर्सेस नेहा के उसमें। और इसमें इनकम एफिडेविट में बिल्कुल भी आपको झूठ नहीं बोलना है। जो आपके साथ जो आपकी इनकम है वही आपको दिखानी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स और इनकम एफिडेविट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तब कोर्ट जो है आपको एडवर्स व्यू लेगा और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बन सकती है। अपनी नौकरी बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपने दिखा दिया कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं तो काम ही नहीं करता, कोर्ट नहीं मानेगा, वो चीज़ मत कीजिएगा। और अपनी जेन्युइन लाइबिलिटीज़ अगर आप दिखाएंगे तो मेंटेनेंस कम हो सकती है। अब लाइबिलिटीज़ में होम लोन ईएमआई और कार की ईएमआई या फ्लैट की ईएमआई बिल्कुल भी मत दिखाइए, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाता है। आप दिखा सकते हैं आपकी मदर, फादर, बहन आप पे डिपेंडेंट है, अनमैरिड सिस्टर है वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आप उनकी देखभाल कर रहे हो, तो कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करेगा। और जो भी अगर आपके टैक्सेस कट रहे हैं वो आप दिखा सकते हो। पीएफ अमाउंट जो आपका कट रहा है वो आप दिखा सकते हो। बट अगर वॉलेंट्री पीएफ करते हो कि आप कंपनी को बोलते हो कि जानबूझ के कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ काटो, वो चीज़
जो है परमिसेबल नहीं है, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। तो ये इनकम एफिडेविट से रिलेटेड कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ऑपोजिट पार्टी जो है वो उसकी इनकम का पता कीजिए। अगर वो कमाती है, मेरे 80% केसेस में मैंने ऐसा किया है कि ऑपोजिट पार्टी कुछ ना कुछ इनकम कमा रही होती है, बस आपको पता नहीं होता। तो आप कोई डिटेक्टिव एजेंसी या खुद भी कर सकते हो, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हो। डिटेक्टिव एजेंसी या खुद आप पता कीजिए कि वो कहाँ पे जो है कार्य कर रही है वाइफ, और उसके जो डिटेल्स हैं आप ऑन रिकॉर्ड लेके आइए। सेक्शन 91 की एक एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आपको एटलीस्ट ये पता है कि कहाँ पे उसका बैंक अकाउंट है, सेविंग्स है, कोई इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें जो है सेक्शन 91 के थ्रू इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस स्टेज पे आ जाएगी। फिर आप इंटरिम आर्ग्यूमेंट में वही जो मैंने आपको बताया सेम लाइंस पे बहस कीजिए, जो अभी पीछे मैंने बताया कि अपनी लायबिलिटीज बताइए और वाइफ की इनकम पे जोर दीजिए। इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट्स पे ये होता है। उसके बाद केस जो है एविडेंस स्टेज पे लग जाएगा। एविडेंस स्टेज पे आप जो है इसमें ये कर सकते हैं कि अपना एविडेंस लीड कीजिए, और एविडेंस में आप ये दिखा सकते हैं कि वाइफ जो है वो कहाँ पे जो है उसने पॉजिटिव कुछ आपके साथ किया होगा, पॉजिटिव व्यवहार किया होगा। उसके लिए आप लिस्ट ऑफ डेट्स, इवेंट्स बनाएंगे और साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाएंगे जो उसे कन्फ्रंट कराएंगे जब उसका एविडेंस होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए एविडेंस स्टेज पे। उसके बाद आप अपना बाकी का बचा हुआ एविडेंस अपने एविडेंस में डीई यानी आपका जो रिस्पोंडेंट एविडेंस है वो होगा। उसके बाद केस जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे लग जाएगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में जजमेंट्स की कंपाइलेशन और रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स देना मत भूलिएगा, और फिर जो है फाइनल डिसीजन आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दिया और क्या क्या आपको चीज़ें करनी है फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस से बचने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।